बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी मोहम्मद आकिफ़ खोखर है और आज हम अपने पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स के जो लेक्चर हैं उनको कंटिन्यू करते हुए ये लेक्चर 3 ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमारा ऑफिशियली ये लेक्चर 4 है। तो हम अपने पाकिस्तान स्टडीज़ के जो लेक्चर सीरीज़ को लेके आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि जैसे हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको ये बताने की कोशिश की है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, मर्केंटाइलिज्म और कॉलोनियलिज्म हो, या फिर शिफ्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, या अपने आइडेंटिटी के पहले लेक्चर की सूरत में हो कि किस तरह वंस जो रूलर्स थे इस हिंदुस्तान के, अब उनको किसी और की हुक्मरानी के अंदर अंडर स्लेवरी रहना पड़ रहा था, और जब भी किसी के हाथ से हुकूमत या ताकत जाती है तो वो रिबेल करते हैं आगे से, वो आगे से उस पर बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे स्टार्ट फाइटिंग। तो जितने भी लोग जो थे जो कि बरतानिया के लॉयलिस्ट थे, उनके साथ उन्होंने अलाइंसेस एंड काउंटर अलाइंसेस कर लिए थे। बड़े बड़े लोग जो थे उनके साथ तो बरतानिया हुकूमत ने अच्छी तरह बर्ताव किया, लेकिन वो ज़िम्मेदार और वो लोग जो इतने ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन थे तो अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में अमीर लोग थे, जिन्होंने उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारी कबूल की। उनके पास तो ज़मीनें जायदादें उन लोगों ने रहने दी, और जिन लोगों ने ज़मीनें जायदादें यानी कि जिन लोगों ने उनकी वफादारी कबूल नहीं की, उनकी जो ज़मीनें और जायदादें थे वो उनसे छीन ली गई। तो आज बहुत से लोग हमें जब बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड फादर का दादाजी, एक तो हमारे पाकिस्तान के पंजाब में दादा तो सबका ही बड़ा अमीर था, लेकिन येट अगेन जब कई लोगों की ज़मीनें उन्होंने छीनी, क्योंकि एक नई पॉलिटिकल एलीट क्रिएट की जो कि रिबेल ना करे, जो उनके ख़िलाफ़ लड़ाई ना करे, जो अपनी जो फॉर्मर ग्लोरी है, जो पिछली हुकूमत है मुसलमानों की, वो ले के ना आए। वो नई पॉलिटिकल एलीट जो है, जो बरतानिया के लॉयलिस्ट की थी, और फिर उसके बाद वो ब्यूरोक्रेटिक और वो टेक्नोक्रेटिक एलीट जो कि हुकूमत के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में भी हमें अर्ली 1900s नज़र आएगी। वो पॉलिटिकल एलीट के जो ऑफ शूट्स हैं, जो उसकी लेगेसी है, वो आज भी हमें पाकिस्तान में अफसर शाही की सूरत में नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एक वाक़या जी, एक असिस्टेंट कमिश्नर का जो पंजाब के एक इलाके के अंदर, यहाँ पर बरतानिया के ज़माने में 1900s के अंदर वो यहाँ पोस्टेड थे। उनका यहाँ पर एक बेटा, जो वो अपने साथ जो बच्चे लाए, उनका जो बेटा था वो जब यहाँ पर आया तो उसकी उम्र जो थी वो 11-12 साल थी। और यहाँ पर जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो जब तक छोटे साहब का हुक्म नहीं होता था, तो तब तक ट्रेन का, रेलवे का तमाम अमला जो कि देसियों पे, जो सारे देसी थे, वो लाइन में खड़े रहते थे अदब में कि अब छोटे साहब कहेंगे तो ट्रेन चलेगी। तो साहब बहादुर छोड़ के, ताकि वो अब्बू को यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर को कोई शिकायत ना लगा दे, और साहब बहादुर के बच्चे की शिकायत पहुँचने में साहब बहादुर गुस्से में ना आ जाए। तो जब उसकी यहाँ से पोस्टिंग बैक इन टू इंग्लैंड हुई, व्हेन ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, जब इंग्लैंड वापस गया तो इंग्लैंड के किसी गांव या किसी इलाके के अंदर, लंदन किसी गांव, इंग्लैंड के किसी गांव वगैरह में उसकी जब पोस्टिंग हुई, तो ट्रेन पे बैठा तो ट्रेन चल पड़ी, तो वो ऊंची ऊंची चीखने लग गया। उसने कहा, जी इसकी ज़रूरत कैसी होती है मेरे से पूछे बगैर ये जो ड्राइवर जो ट्रेन चलाए। तो उसकी माँ ने उसको डरते हुए, सहमते हुए बिठाया नीचे, उससे कहा, बेटा ये एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है, यहाँ के जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो रियल मायनों में अवाम के मुलाजिम हैं, वो अवाम के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते। हैविंग सेड दैट, हम कोई इस लेक्चर का जो आगाज़ कर रहे हैं इस वाले का, हम कोई अखबारी रिपोर्टर नहीं है या ना कोई पॉलिटिशियन है कि हम बात करें और हमसे कोई पूछे ना और कोई मामला ना हो। तो पहले शायद कोई लेक्चर्स में कुछ मिस्टेक्स हुई हों, लेकिन आगे जो भी बात होगी वो जो है वो हमारी सबूत के साथ होगी, हमें आगे सबूत देने पड़ेंगे हर चीज़ के। सो हैविंग सेड दैट, वी शुड कंटिन्यू नाउ। तो पहला जो जी, जैसे हमने पिछले जहाँ लेक्चर्स ख़त्म किए थे कि जो आफ्टर मैथ था रिवॉल्ट का, वो थोड़ी तो पिछली ही हमने लेक्चर में बात कर ली थी कि क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या क्या फैक्ट्स थे और फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। वो तो एज इन सोसाइटी और इंडियंस के हवाले थे। अब जो नया जो हुकूमत संभाली है, क्राउन ने, बरतानिया की हुकूमत आ गई और मलका यहाँ पर विक्टोरिया राज करने लगी। बट ब्रिटिश राज के अंदर क्या मामलात हुए, उसके अंदर क्या असरात हुए, उसको समझने के लिए हम पहले आफ्टर मैथ और रिवॉल्ट देखेंगे।
तो ब्रिटिश राज जनरल, उन्होंने ब्रिटिश राज जब इम्पोज हुआ, उन्होंने जनरल हाउस क्लीनिंग की अपनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो उनके यहाँ पर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी बात डिस्कस की है और कई डिबेट्स में बात डिस्कस की है कि जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो कोई बहुत नेक लोग नहीं थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लंडर किया था इंडियन चीज़ों को। इंडियंस जी बहुत अमीर लोग थे, उनका जीडीपी भी बहुत तगड़ा था और इतने अमीर थे कि उनके घर जो थे आम ज़िम्मेदारों के, वो भी गोल्ड लगा होता था। वो गोल्ड तो इतना ज़्यादा होता था जी इंडियंस के पास कि वो आज भी एक रीत है, एक रवाज है कि उनकी इंडियन विमेन जो है वो लदी होती हैं गोल्ड के साथ। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा करप्शन और प्लंडरिंग हुई थी। तो सबसे पहले तो जनरल हाउस क्लीनिंग की बरतानिया ने आके जो करप्ट यहाँ के लोग थे उनको निकाला, या उनकी पोस्टिंग्स की, या उनको वापस मिलवाया। रिमूव द अनइमेजिनेटिव कमर्शलिज्म दैट हैड लिंगर्ड इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो अनइमेजिनेटिव कमर्शलिज्म था चीज़ों का, यानी कि मिसाल के तौर पे मर्केंटाइलिज्म के कई असूल थे। इंडिगो के जो कल्टिवेटर्स थे उन पे जुल्म हो रहा था, उन पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे। दूसरा जो रॉ मटेरियल जो यहाँ से प्लंडर हो रहा था, मुफ्त में लेके जाया जा रहा था, उसको यानी कि उन्हें कंटेन करने की कोशिश की। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ये बात काफ़ी देर से लिंगर हो रही थी। द फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज्ड बाय द म्यूटनी लेड टू रिकग्निशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस फाइनेंसेस ऑफ ऑन द मॉडर्न बेसिस। जो म्यूटनी हुई थी वो भी इस वजह से हुई थी कि 8 गुना कम तनख्वाहें मिल रही थी इंडियन सोल्जर्स को। अब देखें ना, वो लड़ाई भी उनको अपनी तनख्वाहों पर हुई। वो ये भूल गए इंडियन सोल्जर्स कि भाईजान जितना भी पीछे आप जो भी कॉन्कर करते आ रहे हैं, बरतानिया ने जितना भी लैंड कॉन्कर किया है, बरतानिया ने तो लोकल लोगों को तनख्वाह की लालच में या किसी भी लालच में ख़रीदा हुआ है। और वो क्योंकि उनको तनख्वाहें कम मिल रही हैं ताकि वो अपने ही फेलो इंडियंस को जो है वो स्लेव बना रहे हैं, तो उसके लिए वो लड़े थे। कितनी फ़नी सी बात है कि अपने ही मुल्क और अपने ही फेलो मैन को, मिसाल के तौर पे जलियांवाला बाग के अंदर जब वो मैसेकर हुआ तो जो 140 इफ आई एम नॉट रॉन्ग लोगों का जब पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उन्होंने गोली चलाई, तो वो जो आर्मी ऑफिसर था वो जो था वो तो गोरा था, लेकिन जो वो शूट करने वाले जो स्पॉयर्स थे, जो स्पाई थे, जो अपने फेलो इंडियंस पे गोलियां चला रहे थे, वो तो पंजाबी ही थे ना जी। वो पंजाब रेजिमेंट के लोग थे, वो पंजाबी थे ना जिन्होंने गोलियां चलाई थी। उन गोलियां चलाने वालों को शर्म नहीं आई? अगर अल्लाह ताला यजीद की आर्मी को माफ़ नहीं करेंगे तो उन सोल्जर्स को कैसे माफ़ करेंगे जिन्होंने इंडिया को ग़ुलाम बनाने में गोरे की ग़ुलामी की जी। वो मतलब इंडियंस एक्चुअली वर अकॉम्प्लिसेस, जो जो सोल्जर्स थे। तो म्यूटनी की तो एक वजह भी ये थी कि उनको सही तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, जो हम पीछे पड़ गए हैं। तो इन फाइनेंशियल क्राइसिस को बरतानिया ने रिकग्नाइज़ किया कि इसको मॉडर्न बेसिस पे बुलाना पड़ेगा। उन्होंने वो लास्ट स्लाइड पे गलती होगी, तो वो 14,000 नहीं 1,40,000 पे अपनी फ़ौज को कम कर दिया था। रिमेंबर कि 2,40,000 तो वॉर के दौरान थी, 2,65,000 पहले भी थी। इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको उन्होंने थोड़ा कम किया। इंडियन आर्मी वॉज एक्सक्लूसिवली रिकगनाइज, जो इंडियन सोल्जर से उनको रिकगनाइज़ किया जी आप भी इंसान है, वरना देखें अगर वो काउ फैट और पिग फैट का रौला ना होता तो उनका मज़हब बंद से जो जोड़ता ना, तो ये बेशरम जो है ये शायद रिवॉल्ट भी ना करते, ये लगे रहते अपनी तनख्वाहों पे। देखिए इंडियन वर्दियाँ पहन के, गोरों की वर्दियाँ पहन के अपनी फेलो इंडियंस को गोलियाँ चलाते। देखें हुक्मरानी तो सारी ब्रिटिशर्स ने, देखें जो 60,000 से ज़्यादा कभी ब्रिटिशर्स एट वन टाइम इंडिया के अंदर नहीं रहे, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे उन्होंने ग़ुलाम बना लिया। लोकल इंडियंस ही भरते होते थे जी फ़ौज के अंदर। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम आप लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 के अंदर बरतानिया ने प्रोक्लेम कर दिया, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एवं हम वॉर कहते हैं जी कि बहुत बड़ी जंग होगी। ये एक म्यूटनी ऑफ इंडिया थी। इससे फ़र्क सिर्फ ये पड़ा था कि हुक्मरान का चेहरा या डेजिग्नेशन बदल गई थी। लोग तो वही थे। मलका के पहले चार्टर्ड एक कंपनी थी और बाकी फिर बाद में मलका ने कहा थी मैं अब हम लोग एज ब्रिटिश एज पॉलिटिशियंस जो हैं ये इसको एज अ पॉलिटिकल एंटिटी अब इसको रन करेगी, नॉट एज एन इकोनॉमिक एंटिटी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। सो ब्रिटिशर्स सेड दैट दे वुड नंबर 1 नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल। सत्ती सुत्ती वगैरह एक्सेट्रा रिवॉल्ट की वजूहत के अंदर वो काउ फैट और पिग फैट वाला सारा मामला वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बरतानिया ने आते ही पहली बात की कि वजन वी वोंट इंटरफेयर, हम किसी तरह का भी बीच में कोई
क्या नाम है, कोई किसी किस्म का कोई पंगा नहीं डालेंगे। पे ड्यू रिगार्ड्स टू द एंशिएंट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कस्टम्स लॉ ऑफ लैप्से के तहत उन्होंने, देखो ना कितनी अजीब बात है, पहले किसी को लूट लो, लूटी हुई दौलत खा लो, फिर जाके सिंपल सॉरी कर दो, भजन सॉरी हमने आपकी दौलत भी खा ली, आपके लोग भी मारे, अब हम क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया हम, लेकिन हम आपको हुकूमत वापस नहीं कर, लेकिन वी आर सॉरी। तो लॉ ऑफ लैप्से के तहत उन्होंने उद्ध को भी और वो झांसी की रानी का वो और नाना साहब और ताल की टोपी का सारा मामला हमें याद है ना जी, वो सारा जो झांसी की रानी की सारी कहानी है, तो वो लॉ ऑफ लैप्से के तहत कितने इलाके उन्होंने एनेक्स किए, और अब वो सिंपल कह रहे हैं जी हम रिगार्ड करेंगे एंशिएंट प्रॉपर्टी राइट्स का। अबाइड बाय ऑल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, एग्री टू नो फर्दर टेरिटोरियल एक्विजिशन। चलो ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने जितनी भी ट्रीटीज़ की थी लोकल प्रिंस एंड प्रिंसेसेस से, उनसे वो अबाइड बाय करेंगे। उन्होंने कहा अब टेरिटोरियल हम एक्विजिशन आगे हम कब्जे नहीं करेंगे, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बड़ा रौला पड़ जाएगा। तो गारंटी द राइट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस की जो नौकरियां हैं उसके उन्होंने कहा इंडियंस को हम हिस्सा देंगे। यहाँ पर सर सैयद कम्स इन, क्योंकि वो जो ज़्यादा चंक ऑफ जो जॉब्स का था वो मुसलमानों के बजाय दूसरे हिंदुस्तानियों को चला गया, बिकॉज ब्रिटिश के दिल में फिर भी थोड़ी सी दुश्मनी एमिनिटी तो थी ना कि ये हमारे साथ रिवॉल्ट किया इन्होंने, लेकिन आप उनके मुल्क पे आके उनकी हुकूमत छीनेंगे, उनके मामलात करेंगे, वो रिवॉल्ट भी नहीं करेंगे, और वो मतलब everybody is a hero of their own story, so it is what it is. But the racial discrimination continued, especially against Muslims. वो मैंने पहले बताया, वैसे वो चलें कि dogs and Indians are not allowed, ये एक कहानी थी जी। So आफ्टर ऑफ रिवॉल्ट में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स उन्होंने, ब्रिटिश ने कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, वो कौन सी, जैसे मैंने पहले लास्ट लेक्चर में किया बताया आपको कि एक पेस्ट टेक्निक होती है जिसके अंदर हम किसी भी सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस या किसी भी सोशल साइंस के मामले को कम से कम 3 डायमेंशंस या 4 डायमेंशंस पे हम जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल डायमेंशन होगी उसकी, एक इकोनॉमिक डायमेंशन होगी उसकी, एक सोशल या डायमेंशन होगी, और एक जो टी है वो इसको पेस्ट एनालिसिस कहते हैं। जो टी है ये ट्रांजिशनल है, इट चेंजेस इन अकॉर्डेंस टू द सब्जेक्ट मैटर और क्वेश्चन इन हैंड, जो भी कि रेफरेंट क्वेश्चन है, रेफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वो टी जो है वो एनालिटिकल टेक्निक वो चेंज हो जाती है। कि वो जियो पॉलिटिकल है तो टी कैन बी जोग्राफी, अगर वो मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आ गए जी। पहले तो पॉलिसी ऑफ कंसल्टेशन विद इंडियंस, उन्होंने कहा चलो इनसे ना अब थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेटिकली अप्लाई करते हैं। रिमेंबर कि 1919 में जो है ना ब्रिटानिया में भी अपना भी पार्लियामेंट्री एक्ट आना, 1919 के अंदर उन्होंने भी मोनार्की के शक्ल से उन्होंने आज़ाद होना है। तो अभी ब्रिटानिया, अभी इंग्लैंड भी मोनार्की, बादशाहत, डिक्टेटरशिप की शक्ल यानी कि उसके कब्ज़े के अंदर है। तो उन्होंने कहा चलो कुछ ना कुछ इन लोगों से कोई इनका राय लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रिटानिया को पहले ही तजर्बा था 1650s के और 1660s के अंदर उनके 1550s to 60s उनके एक सिविल वॉर हुई है, और उस सिविल वॉर के अंदर उन्होंने चार्ल्स द फर्स्ट बेचारा मारा भी किया, और चार्ल्स द सेकंड का बेटा आया और हाउस ऑफ कॉमन्स क्रिएट हुआ। उन्होंने उस वक्त भी ये लेसन सीख लिया हुआ था सेंचुरी बैक और सेंचुरी एंड हाफ बैक कि भाईजान लोकल लोगों को बोलने का मौका दिए तो दे दिया जाए, कोई डिबेटिंग क्लब बना दिया जाए, उधर आके उनके मसले सुन लिए जाएँ। मुझे लगता है वो मसले यानी कि सुन लिया जाए ताकि उनके मसले सॉल्व भी हों। मुझे लगता है जो पार्लियामेंट का हमने लोअर हाउस अपर हाउस बनाया ये एक डिबेटिंग क्लब से ज़्यादा नहीं है। पावर्स भी करती वही हैं जो उनका मूड होता है। तो दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन एटलीस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 1853 had contained only Europeans and had ignorantly behaved as if it were a fully fledged parliament। उन्होंने जी ब्रिटानिया वालों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ही काउंसिल बनाई थी 1853 के अंदर कि भाईजान हम यहाँ के हुक्मरान हैं, उसमें लोकल का कोई था नहीं, और वो समझते थे कि हम ब्रिटानिया की तरह एक पार्लियामेंट है। इट वॉज वाइडली फेल्ट दैट अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद इंडियन ओपिनियन हैड हेल्प टू प्रिसिपिटेट द क्राइसिस। कि उन्होंने कहा जी ये जो लैक ऑफ जो अगर लोकल लोगों की ओपिनियन ली
होती हुकूमत करने में, तो ये क्राइसिस ये प्रेसिपिटेट ना होता, ये उभरता ना, तो इसको प्रेसिपिटेट करने में, इसको उभारने में, इसको क्राइसिस को और म्यूटनी को लाने में जो लैक ऑफ ओपिनियन है लोकल लोगों का, उनका जो हिस्से की कमी है हुकूमत के अंदर, या जैसे पार्लियामेंट में वो हिस्सा देते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उसकी कमी की वजह से हुआ। अकॉर्डिंग टू द न्यू काउंसिल ऑफ 1861, इन अ न्यू काउंसिल ऑफ 1861 वाज गिवन एन इंडियन नॉमिनेटेड एलिमेंट। उन्होंने चलो किसी हद तक एक आधा एलिमेंट, एक दो बंदों को उन्होंने बीच में हिस्सा बनाया ताकि वो भी लोकल लोगों की मतलब आवाज़ बन सके। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेज़ी के साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज है उसको उर्दू का रखा गया, कोर्ट लैंग्वेज फ़ारसी से, फ़ारसी, उर्दू एंड इंग्लिश। बाद में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी भी हुई, एंड दैट इज़ नॉट माई टॉपिक, ये आप लोगों ने मतलब पढ़ा हुआ है। तो लोकल ज़ुबान जो है पर्शियन और उर्दू, बिकॉज वो देखें ना, जो पिछले रूलर्स थे उन्हीं की स्टेट लैंग्वेज को लेके आगे चलना था। हिंदी वाज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ रूलर्स, मेजॉरिटी तो लोगों की थी। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी की, जो पीछे पढ़ के आए हैं। क्रिएशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल लीड, जितने भी लोकल देखें, जो नंबरदार था, ये किसका क्या काम था? इसका काम था कि लोकल लोगों को के जो ज़मीनें हैं उनके नंबर्स अपने पास रखना, उनसे लगान टैक्स कलेक्ट करना और साहब बहादुर को यानी कि बरतानिया को देना, और जो जो साहब बहादुर की यानी कि बरतानिया की पॉलिसीज़ पे अमल नहीं करते उसको उसके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शंस भी करवाना। तो देखा जाए तो बरतानिया का जो रिप्रेजेंटेटिव था, हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव था, और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, गांव के लेवल पे वो नंबरदार वो हुआ करता था। तो एक तरह का हम आज भी नंबरदारों को इज़्ज़त देते हैं, पता नहीं किस बात की देते हैं जी, कि उन लोगों ने हमें बरतानिया का ग़ुलाम बनाया। चले नवाजा तो फिर बरतानिया ने बहुत है। देखिए अब जो गोरा है उसकी ये बात तो माननी पड़ेगी, वो अपने लॉयल्स को नवाजता बहुत है। इन दी एंड उनकी औलादें आज भी कहती हैं बड़े फ़ख्र से कि हमारे ग्रैंडफादर हम लोग नंबरदार होते हैं। इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है जी, आप अपने कौम को ग़ुलाम बनाने के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट रहे हैं। चलें हम आगे चलते हैं। तो सोशल रिफॉर्म्स, जैसे मैंने आपको पेस्ट में पहले बताया, PEST, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का आपको बता दिया गया। अब सोशली यहाँ पर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान ने जितनी भी स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ये सारे मामलात किए, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फंडिंग जो है, जो पैसा है, वो बरतानिया की गवर्नमेंट से वो लेते रहे। वो अलीगढ़ मूव के अंदर फंडिंग जो है ज़्यादातर वो गवर्नमेंट से आती थी। उसके अलावा देखें जी, इन्होंने 9 से 10% टैक्स लगाया था हिंदुस्तान के ऊपर मैक्सिमम। तो 9 से, और हमारी हुकूमतें कितना टैक्स लगाती हैं, 9 से 10% टैक्स लगा के अवाम से इन्होंने रेलवेज़ भी बनाई, रोड्स भी बनाई, टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, इरीगेशन के अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी लाए, स्टिमुलेटेड बाय थॉट ऑफ वैल्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रुप्स इन क्राइसिस। ये सारा काम अपने क्राइसिस के टाइम पे अपनी तेज़ रफ्तारी से अपनी फ़ौजों को एक जगह से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो जो रेलवे और बिल्डिंग्स जो गोरे ने बनाई वो आज भी खड़ी हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर जो पुल शुल बनाते हैं वो तबाह हो जाते हैं। वो कैंची पुल सक्खर का सर आज भी एक मार्वल है। तो वो सारा 9 से 10% टैक्स से बन गया। यहाँ पर इतना भी टैक्स लगाते, इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, फिर भी मामला नहीं होते। शायद पहले खाने वाला सिर्फ एक गोरे का ख़ानदान था, अब खाने वाले पता नहीं कितने ख़ानदान हैं, फ्रॉम टेक्नोक्रेसी टू ब्यूरोक्रेसी टू पॉलिटिशियंस। चलें, दैट्स अ सेपरेट इशू। जहाँ तक मैंने सबूत की बात की कि हम अपनी बात जब भी करेंगे किसी न किसी सबूत के साथ करेंगे, तो सोशियो इकोनॉमिक बैकलैश के अंदर सर विलियम विल्सन हंटर, ये एक तगड़े हिस्टोरियन है और ये एक अथॉरिटी का फिगर रखते हैं। ये क्यों अथॉरिटी का फिगर रखते हैं? क्योंकि हंटर जो है वो 40 से लेकर 1990 तक इनका हुआ। वॉज अ स्कॉटिश हिस्टोरियन, स्टैटिस्टिशियन and a compiler and a member of Indian civil services. He came to India, he served India as a civil servant। और इन्होंने एक इम्पीरियल गज़टियर भी थे इंडिया के, जो कि ऑफिशियल गज़ट की चीज़ों को, मिनट्स को और जो जो यहाँ पर हो रहा है उसको फर्स्ट हैंड जानते थे। तो ये एक प्राइमरी सोर्स है इंडियन हिस्ट्री का, तो हम इसलिए इनकी बातों को बड़े आराम से कोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हंटर, मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ। ही इज़ ऑलमोस्ट नोन फॉर he is most known for the Imperial Gazetteer of India, on which he started working in
1869 and which was eventually published in 9 volumes in 1881 and 14 and then 14 and later as 26 वॉल्यूम सेट आफ्टर हिज डेथ। ये सारे गज़ट की अंदर एंट्रीज़ वगैरह, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हिंदुस्तान की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए। लिखते हैं a long honorable and prestigious period of the Muslim rule was presented in a distorted form in the history of subcontinent. The Muslim community sank into despair and disillusion. They were deprived of their jobs, property, social status and business. Ultimately, it left almost next to impossible for them to meet their ends in the light of the Islamic teachings. हंटर, ये आगे इसका रेफरेंस है, हंटर लिखते हैं। सो इससे, इनकी राइटिंग से ये हमें समझ आती है कि मुस्लिम सोसाइटी की हिस्ट्री एज जो हम जानते हैं और जो हमें पोर्ट्रे होती है, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं वो उसके ख़िलाफ़ है। उनमें से एक एविडेंस है, वो कहते हैं नहीं जी सबको हमने नौकरियाँ दी। नो, मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर जॉब्स, प्रॉपर्टी एंड सोशल स्टेटस एंड बिजनेसेस, दैट वाज ऑल टेकन अवे। सो आगे हम देखते हैं हिंदू मुसलमान क्लैशेस जो हैं। आफ्टर 1857 द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन विच द मुस्लिम वर रिमूव फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज एट हंटर स्टेट्स। जो मैंने आपको पहले ही बताया, जितने मुसलमान ऑलरेडी गवर्नमेंट की पोजीशंस पे थे भी, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। हंटर क्या लिखते हैं, द एक्सक्लूजन ऑफ द मुस्लिम्स from army and the higher posts of administration were necessary for the safety of the British rule, but this policy ruined the Muslims. So the war of 1857 resulted in completed annihilation of Muslims' political power in India. हंटर की ये बात जी बड़ी क्लियर है। डिस्क्रिमिनेशन तो थी, ये तो मानने वाली बात है, कॉलोनाइजेशन थी। जो सर सैयद ख़ान है, जैसे हमने पहले बात की, एक की फिगर है इस टाइम पे जब नौकरियां छीनी जा रही थी। हंटर के मुताबिक हमारे मुसलमानान हिंद के जो हैं वो जॉब्स, उनका सोशल स्टेटस सब ख़तरे में था। तो अल्लाह ताला ने एक काइंड ऑफ एक रहमत का फ़रिश्ता भेजा जी सर सैयद ख़ान की सूरत में, जिनका बहुत उन पे क्रिटिसिज्म होता है कि वॉज ही प्रो ब्रिटिश और वॉज ही नॉट, बिकॉज ऑल द एविडेंसेस ऑफ हिज प्रोफेशनल करियर डिक्टेट दैट ही वॉज वेरी लॉयल टू ब्रिटिश। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी एक किताब भी है जो उन्होंने ऐसे उन्होंने लिखा 1859 के अंदर, उसका नाम ही यही है, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद उन्होंने एक और ऐसे लिखा, द कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जिसके अंदर बताना की कोशिश की कि ये मुसलमानों का कसूर नहीं है, एंड मुसलमान कैन बी अ वेरी लॉयल सब्जेक्ट्स ऑफ द इंडियन क्राउन। हम थोड़ी अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन है जी, हमें सोचने की ज़रूरत है। ये दोनों एविडेंसेस मिलते हैं, उनके ब्रिटिश लॉयलिस्ट होने के एविडेंसेस भी मिलते हैं, और उस लॉयलिज्म की वजह से अलीगढ़ की मूवमेंट ने किस तरह पाकिस्तान को कार्व आउट किया इंडिया में से, कैसे एक सेकुलर तंजीम जो है, जो शुरू एक मुसलमानों की एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी हुई जिसमें ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम थे, और कैसे वो पोस्ट 1940 या पोस्ट 1930 सुन्नी तहरीक के अंदर इवॉल्व हुई, ये हम बाद में देखेंगे। इन 1838 सैयद अहमद एंटर द सिविल ऑफ द सर्विसेज ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ईस्ट इंडिया के वो सर्विसेज के अंदर आए। कंपनी के अंदर वो एक जज एक स्मॉल केस के अंदर 1861 के अंदर वो यानी कि जज की उन्होंने खिदमात अंजाम दिए 1867 के अंदर, और 1876 के अंदर वो रिटायर हो गए। उनका सिविल सर्विसेज का जो सफ़र है वो एक असिस्टेंट टू रजिस्ट्रार से शुरू होता है और जज की सीट पे आके रिटायर होता है, एंड ही वाज अ पावरफुल मैन। ये इन्होंने मुसलमानों की दिली के अंदर बहुत हेल्प की। जैसे हम भी कहते हैं कि बहन थाने में जाना है, कोई तरह वाकिफ़ है उसे बात बूत कराओ, और अपने वाकिफ़ के थ्रू हम जाके, जैसे नेपोटिज्म चलती है, तो उधर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों को अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर जो इनके हाथ में थी, उसके हिसाब से काफ़ी इन्होंने एड और हेल्प किया। द कॉजेज़ ऑफ इंडियन म्यूटनी, इनके बारे में, सर सैयद ख़ान के म्यूटनी के बारे में, वॉर के बारे में क्या ख्यालात थे। इट वॉज नॉट ओनली सोल्जर्स हु वर डिससैटिस्फाइड। सर सैयद ख़ान इन हिज 1858 बुक द कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, अपनी किताब द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट में क्या लिखते हैं,
the fact is that for a long period many grievances had been rattling in the hearts of the people. बहुत से जो grievances, बहुत सी बातें जो है वो दिल के अंदर जन्म ले चुकी हुई थी लोगों के. In course of time the vast store of explosive material had been collected, और दिल के अंदर आतिशी मवाद का एक ज़ख़ीरा बन गया. In course of time, अच्छा जी, it wanted to be the application of a match to light it, और वो सिर्फ एक चिंगारी की तलाश में था. And that match was applied by the mutinous army, और वो जो चिंगारी है वो जो म्यूटिनी शुरू हुई मीरत के अंदर, उस आर्मी ने वो चिंगारी का उन्होंने किरदार अदा किया. तो सैयद खान के मुताबिक जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे, इस किताब के मुताबिक वो मुसलमान जो थे वो लॉयल सब्जेक्ट्स बन के रह सकते थे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन पे कोई रहम का मामला करती या उनसे अच्छा सलूक करती और इतनी ब्रूटल और इतनी जालिम ना होती. सैयद फॉर्म्ड द गुलशन स्कूल इन मुरादाबाद इन 1859. उन्होंने गुलशन स्कूल बनाया 59 के अंदर. वो उनकी अपनी ज़ाती और अपने कुछ दोस्तों की हेल्प से उन्होंने बनाया, लेकिन जो मेजर स्कूल उन्होंने बनाया वो बनाया गाज़ीपुर के अंदर, वो 1863 के अंदर, जहाँ से उनका एक्चुअल जो क्या कहते हैं खल्क़े इंसानी की खिदमत, ही स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल. उन्होंने जो लोगों को एजुकेट, क्योंकि ही बिलीव्ड कि मुसलमानों को मैंने मॉडर्न एजुकेशन करवानी है ताकि वो नौकरियां कर सकें, ताकि वो सिविल सर्विसेज में आ सकें, ताकि वो एक गुड समैरिटन, एक अच्छे सिविलाइज शहरी की तरह बरतानिया की हुकूमत के अंदर ज़िंदगी गुजार सकें. तो विक्टोरिया स्कूल क्वीन विक्टोरिया के नाम पे उन्होंने गाज़ियापुर के अंदर 1863 के अंदर खोला. इन 1864 से सैयद खान ने मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जो कि इसलिए थी ताकि मुसलमानों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ रागू किया जाए. 1857 के अंदर ही इस्टेब्लिश्ड मोहम्मदन एंग्लो एमईओ कॉलेज, जो उन्होंने 1875 के अंदर बनाया. 1877 के अंदर ही बिकेम द मेंबर ऑफ एम्पीरियल काउंसिल. वो एम्पीरियल काउंसिल जो हमने पहले बात की रिफॉर्म्स के अंदर, जो मुसलमानों की, इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन जो होनी थी, वो काउंसिल के अंदर जो उन्होंने कहा कि हमने पहली बात की रिफॉर्म्स के अंदर, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ आफ्टर मैथ ऑफ इसी स्लाइड के अंदर पहले, उसके अंदर सैयद खान बिकेम द मेंबर्स फॉर इन दैट काउंसिल, ताकि वो मुसलमानों की आवाज़ बुलंद कर सकें. ही मेंबर ऑफ सिविल सर्विस कमीशन इन 1875, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, टाइटल ऑफ सर, एंड ही गेन्ड नाइटेड इन 1888. ये सारे जो मैंने कारनामे इनको बताए हैं आपको, इनकी अचीवमेंट्स जो हैं, ये बहुत तगड़े शख्स की इलामत है. इतनी मेहरबानी इन पे बरतानिया क्यों करता था, उसकी 3 वजूहात हैं. एक तो इनके फादर जो थे, व्हेन ही वाज बोर्न इन 1817, इनके फादर जो थे, ही वाज अ लिंग्विस्ट, और वो तर्जमा करने के वाले थे बिटवीन द यूरोपियंस और द मुग़ल कोर्ट. वो कोर्ट और उनके दरमियान मुतरजम का किरदार अदा करते थे. उसकी वजह से उनकी जो है ब्रिटिश एम्पायर के साथ भी अच्छी सलाम दुआ थी. और रिवॉल्ट के दौरान एक रॉयल गेस्ट, वो एक मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो डचेस थी जी बरतानिया की कोई तगड़ी, जो रॉयल फैमिली उनकी मलका की कज़न थी. वो छुट्टियां गुजारने आई हुई थी, दिल्ली में रेजिडेंट थी अपनी फैमिली के साथ. और म्यूटनस जो थे वो मुसलमान सिपाही थे, उनको पता था कि ये बहुत हाई वैल्यू प्रिजनर, अगर हमने ले लिया तो हम बरतानिया से हम कुछ भी मना लेंगे. लेकिन उन्होंने जो सैयद है उनको ले कर अपने घर चले गए, उनकी उन्हें प्रोटेक्शन की और म्यूटनस के हवाले नहीं किया. और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे मुसलमानों में, तो किसी ने उनके घर भी हमला नहीं किया. तो दस ही सेव्ड द लाइफ द रॉयल गेस्ट. वो जो रॉयल फैमिली के जो मेहमान थे उनकी उन्होंने जान बचाई, जिसकी वजह से उनको इतनी हाई रिगार्ड मिला बरतानिया की हुकूमत में. और उन नाइटहुड भी मिला जी 1888 में वफादारी की वजह से. नाइटहुड क्या होता है यूट्यूब पे खुद ही सर्च कर लीजिएगा. उसके अंदर जी बात जी हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसका बेसिक जो मैं पहले भी जैसे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुसलमानों और यूरोपियंस यानी कि गोरों के दरमियान, बरतानिया के दरमियान ये जो दुश्मनी और नफ़रत दिलों में बढ़ी हुई थी, उसको मिटाना. मुसलमानों को कहना कि आप मॉडर्न जो तलीम है वो हासिल करें, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें मुसलमानों को के रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ, और उनको नौकरी और बाकी मामलात के अंदर जो नौकरी
शौकरी ये वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेंगे और तरक्की करेंगे मॉडर्न तरीके से, इसकी तरफ लाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तालीम देना, उनकी नेशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, प्रिजर्व करना। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसके अंदर हमने स्लाइड की तरफ थोड़ी तरफ मुतवज्जो होते हैं। टू रिमूव द हेट्रेड द मुस्लिम्स जनरली हार्बर्ड फॉर द ब्रिटिश एंड टू प्रिपेयर देम फॉर द लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉडर्न यूरोपियन साइंसेज, जो मैंने अभी बात की। टू एनेबल मुस्लिम्स टू बी prepared to live with the bitter realities of life rather than continuing the boast about their glorious past। वो जो दौरे हाजिर की जो सख्त और मुश्किल हकीकत है उसको कबूल करें और अपने गुजरे हुए ग्लोरियस पास्ट को छोड़ें। To enable them to benefit from the modern facilities and comforts being available due to the western sciences and technology। जो मॉडर्न और जदीद फैसिलिटीज़ और ज़िंदगी की आसानियाँ ये जो टेक्नोलॉजी लेके आ रही है उससे भी पूरा फ़ायदा उठाएं। मुसलमानों को इस चीज़ पे भी प्रमोट करना, उजागर करना। टू डेवलप अमंग द मुस्लिम्स अ साइंटिफिक आउटलुक विद अ व्यू टू exterminate superstitions to which they had been a victim of since long। ये जो ख्याली बातें सुपरस्टिशन ये जो है इसको ख़त्म करें और साइंटिफिक आउटलुक से दुनिया को समझें। ये काली बिल्ली रास्ता काट गई और तो उधर से नहीं गुजरना और शीशा टूटना अच्छा होता है, इन चीज़ों सुपरस्टिशंस को से बाहर निकल के साइंटिफिकली अपने दिमाग को यूज़ करें। टू राइज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अमंग द मुस्लिम्स एंड एनेबल देम टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी। अपनी पहचान, जैसे हमने पहले स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया आइडेंटिटी का, मुस्लिम आइडेंटिटी की, तो उस तरह अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, टू सेफ गार्ड करना और उसकी जो हम आगे देखेंगे कि टू नेशन थ्योरी बिकेम अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। अच्छा जी, टू रिवाइव अमंग द मुस्लिम्स द स्पिरिट ऑफ द अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन इज्तिहाद, टू एनेबल देम टू हार्मोनाइज रिलीजियस एजुकेशन विद द मॉडर्न यूज़ ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। उन्होंने कोई जो लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें और जो दीनी तालीम है उसमें एक कोहेरेंस, एक यकजहती किसी तरह की पैदा करने के लिए उनको प्रमोट करना, इज्तिहाद का टूल यूज़ करते हुए। टू लीगल टूल जो है इज्तिहाद करें उलमाज़ और आगे चलें। टू इंट्रोड्यूस and then popularize among the Muslims the Western style of living and relinquish the outmoded and useless customs and rituals being practiced by them since ages। मॉडर्न वे ऑफ ज़िंदगी को अडॉप्ट करें, वेस्टर्न कल्चर तहजीब को अडॉप्ट करें और पुराने ख्यालात को छोड़ दें, मॉडर्न हो जाएं। तो ये जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं ये कस्टम्स और मॉडर्निटी ये सरसियत का पॉइंट ऑफ व्यू था। हम उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को इंटीग्रेट करें वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिविंग के अंदर। देवबंद मूवमेंट ये दूसरी मूवमेंट थी जिसने मुस्लिम आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व और प्रमोट किया और पाकिस्तान बनने में बहुत गहरा किरदार अदा किया और जो इस्लाम है उसको मुसलमानों को की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में बहुत गहरा किरदार अदा किया। देवबंद जो थे उन्होंने इस्लामी तालीम के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान को थोड़ा बहुत अपने मदारस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने अंग्रेज़ी को एक्सेप्ट करने के अंदर उसको रिबेल नहीं किया उसके ख़िलाफ़। उन्होंने यानी कि जो नई हिंदुस्तान की रियलिटी थी उसको भी कबूल किया कि जी भाईजान अब हम ग़ुलाम हो गए हैं तो हमें अब अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को मुसलमानों को बचाना पड़ेगा। उन्होंने मुस्लिम की रेजिस्टेंस भी दिखाई कि हम सेकुलरिज्म और वेस्टर्नाइजेशन से दूर रहें और अपनी जो सुन्नत है, अपनी जो कस्टम्स हैं, उनको ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी रवायात हैं हिंदुस्तान की प्रोटेक्ट करें। अब आज आप लाहौर के डिफेंस या मॉडर्न इलाकों में जाएं तो ऐसा नज़र तो नहीं आता कि आप पाकिस्तान में हैं या अपने किसी ट्रेडिशन के अंदर है। हम तो अपनी रवायात को वैसे ही भूल चुके हैं, हमारा माशरा वैसी। इसीलिए आज अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो अभी भी हमें अपनी आइडेंटिटी को मुसलमानान हिंद को रीविज़िट करने की ज़रूरत है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों हमारी आइडेंटिटी रिवॉल्व हुई। शायद हम जो आज के अपने पॉलिटिकल गंद हैं उनको हम साफ़ कर सकें। तो ये इन्होंने दे प्रेजेंटेड अ वेरी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कहा प्रिजर्व करें हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम जो नतवी जो हैं
वो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक एकेडमी शुरू की, एक मदरसा शुरू किया देवबंद के मुकाम के अंदर। एकेडमी वॉज फाउंडेड एज एंड ऑलवेज रिमेन्ड अ टोटली नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये सबसे खूबसूरत चीज़ थी कि अलीगढ़ जो फंडेड थी वो ब्रिटिश एम्पायर से थी, वो हुकूमत से थी, वो गवर्नमेंट से थी। जिसका सिक्का खाओ उसके गुण गाओ। अलीगढ़ शायद अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी एजुकेशन कार्यक्रम में, सिलेबस में अपने लोगों को, बच्चों को पढ़ाने में इतनी आज़ाद नहीं थी जितनी देवबंद थी, क्योंकि ये तो चंदे पे चल रहे थे और ये तो अपने सेल्फ जो लोग आते थे, चंदा देते थे, चैरिटी करते थे, तो उस पे चल रहे थे। द अकेडमी वाज द बैलेंस अमंग डिफरेंट इस्लामिक एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स। अकेडमी ने कोशिश की कि मुख्तलिफ इस्लामी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन पे थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट किया है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिलीजियस नॉलेज, मजहबी तालीम को प्रिजर्व करें, क्योंकि गोरा जब आया वेस्टर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म ने, जैसे आज हमारे बच्चे जो हैं वो नमाज को एक नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमारी तालीम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नमाज बाद में कर लेंगे, काम कर लो कोई नहीं, खैर कज़ा कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आई हैं जी? ये कहीं ना कहीं से आई हैं। तो मैं तो एक एग्जांपल सिर्फ नमाज की दे रहा हूँ, वेरज मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि काफिर और एक मुसलमान में फ़र्क सिर्फ नमाज का है। सो हमें अपनी आइडेंटिटी को और अपने प्रैक्टिस को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन प्रैक्टिस इन एजुकेशन इन प्रैक्टिकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, हुनरमंद बनाए लोगों को, उन्होंने हुनर सिखाया ताकि वो जाके अपनी हलाल की रोज़ी कमा सकें, ये नौकरियों के चक्कर में ना पड़े। उन्होंने पेट्रियटिज़म हिंदू, नॉट पेट्रियटिज़म एज इन बरतानिया का पेट्रियटिज़म एज इन उम्मत मोहम्मदिया और का पेट्रियटिज़म कि एक दिन हम इसको ये जो हिंदुस्तान है इसको दारुल हर्ब से यानी कि दारुल रहमत की रहने की जगह बना देंगे। उसके बाद जी हमारा नदवा आ गया जी 1898 के अंदर, नदवातुल उलूम बरेलविया, ये क्रिटिकल टुवर्ड्स अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ ये देखें ना, एक जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो लेफ़्ट विंग की समझें एजुकेशन या पॉलिटिकल पार्टी है। जो देवबंद है ये दरमियाने ट्रेडिशनलिस्ट भी हैं और ये मॉडर्न भी हैं, ये थोड़ी बहुत लचक दिखाती हैं सेंटर के, ये सेंटर के अंदर है। लेकिन जो अल्लाह भला करे जो आपके नदवा वाले हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं। उन्होंने बिल्कुल अलीगढ़ को, अंग्रेज़ी ज़ुबान को बिल्कुल रिजेक्ट किया। उन्होंने बिल्कुल ही स्पिरिचुअल इस्लाम को और अरबी ज़ुबान को लिया और यानी कि प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। एंड दैट्स व्हाट दे डिड, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इस्लामिक हेरिटेज। तो इस्लाम क्रिटिकल टुवर्ड्स अलीगढ़ मूवमेंट। लेकिन इस पाकिस्तान के बनने में और मुस्लिमों की आइडेंटिटी के अंदर नदवा का बहुत बड़ा रोल है। उनकी उलमा काउंसिल भी उन्होंने 1990s के अंदर बनाई, 1900s के बनाई, जहाँ पर तमाम मकतब फ़िक्र इस्लाम इकट्ठे होते थे और आपस में बात करते थे। एंड ये आजकल के नदवा मूवमेंट, नदवा वाले हों या जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स बरेलवी कह सकते हैं आप, या देवबंद हों, इनके अंदर जो आज के रोले हैं वो नहीं थे जी। ये देवर वेरी, शायद एक कॉमन एनिमी था गोरा, तो इसलिए ये लोग आपस में बड़ा यूनाइट होकर लड़ रहे थे। इख्तलाफात तो ज़रूर थे, लेकिन आज की तरह आज शायद इनके अंदर कोई और लालची, आई डोंट नो, लेकिन इस तरह का ब्रूटैलिटी नहीं थी देवबंद और नदवा के दरमियान, आपस में दुश्मनी नहीं थी जितना आजकल है। तो क्रिटिकल टुवर्ड्स अलीगढ़ मूवमेंट was not doing well with regards to the spiritual aspiration of the Muslims। अलीगढ़ जो है इनका क्रिटिसिज्म ये था कि वो मुसलमानों की रूहानियत, स्पिरिचुअल एफिलिएशंस के मैदान में मुसलमानों को पीछे छोड़ रहे हैं, उनको वेस्टर्नाइज कर रहे हैं। मौलाना शिबली ने बिलीव्ड दैट अलीगढ़ मूवमेंट वाज अनेबल टू फेस द न्यू चैलेंजेस टू द इस्लामिक वर्ल्ड, कि अलीगढ़ मूवमेंट मॉडर्नाइज करी जा रही है, इस्लामिक वर्ल्ड के न्यू चैलेंजेस जो हैं उनको फेस नहीं कर सक रही अलीगढ़ मूवमेंट। ही वांटेड टू evolve such a parallel curriculum as that could equip the students with the knowledge of the religious science side by side with the worldly science। वो चाहते थे कि कोई ऐसा सिलेबस बनाया जाए, ऐसा कुरिकुलम बनाया जाए जिसके अंदर उनको स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी तालीम, मजहबी तालीम और साइंस की तालीम दोनों को साथ साथ दी जाए और दोनों प्रमोट करें। अब वहाँ पर देवबंद के अंदर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतना प्रमोट नहीं कर रहे, चलो अंग्रेज़ी ज़बान को फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन साइंस को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुसलमानों में तो बहुत बड़े बड़े साइंसदान शामिल हो रहे हैं। इनके मोटिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू
चार्ट डाउन अ कोर्स इन बिटवीन देवबंद एंड अलीगढ़, कोई दरमियान का कोई कोर्स बनाया जाए, कोई सिलेबस बनाया जाए जो देवबंद और अलीगढ़ के दरमियान का हो, ना अल्ट्रा सेकुलर हो ना ही कोई मजहबी हो। ठीक है जी। दे एम्ड एट रिफॉर्मिंग एंड देन हार्मोनाइजिंग द ओल्ड रिलीजियस साइंसेस करिकुलम विद द मॉडर्न ट्रेंड्स एंड डिमांड्स ऑफ नॉलेज। वो पुरानी जो अलबेरूनी शरूनी और पुरानी जो इस्लाम की साइंसेस थी उनको और नई मॉडर्न साइंसेस को आपस में किसी तरह का एक कोहेरेंस पैदा करना चाहते हैं नए, ताकि हम अपने ज़ुबान के अंदर अपनी साइंसेस को अपने इस्लामी जो लोगों ने हमें साइंस पढ़ाई है, जो पुरानी साइंस है, जो बगदाद की साइंस है, उसको मॉडर्न तरीके से हम अलाइव करें, उसको दोबारा रीइनकारनेट करें, वो ज़िंदा करें। दे ऑल्सो एम टू बेनिफिट फ्राम द मॉडर्न साइंसेज, वेरी क्लियर। द रिफॉर्म्स ऑफ करिकुलम डेवलप द रिलीजियस साइंस, improve the charter of the students, improve the character of the students and refine their manners। character और manners और discipline पे काम किया जाए, तो जो आज के स्टूडेंट्स में बहुत कमी है। आज के उस्ताद मालूमात तो दे देते हैं, इल्म भी शायद सिखा देते हैं, लेकिन ना अपने स्टूडेंट्स का करैक्टर बनाते हैं, ना उनकी डिसिप्लिन और मैनर्स को सिखाते हैं। और आज यही शायद हमारा सबसे बड़ा मसला है। टू नैरो डाउन द डिफरेंसेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू अमंग द उलमा, दस क्रिएट रिलेटिव हार्मनी अमंग द रिलीजियस स्कॉलर्स। अब देखें, एक जगह नदवा का एम ही उस वक्त ये था कि तमाम जो उलमा है उनके जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको गैदर डाउन करके उनके अंदर एक हार्मनी पैदा की जाए। और आज बरेलवी और देवबंद के अंदर कितना फड्डा है, ज़रा ये सोचें ना, इनको ये फड्डा कहाँ से, कौन से जहल मौलवियों ने ये फड्डा शुरू कर दिया। टू रिफॉर्म द मुस्लिम्स एट लार्ज, टू स्ट्राइव फॉर देयर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड टू कीप अप अलोफ्ट फ्रॉम पॉलिटिकल स्ट्राइफ इन द कंट्री साउथ एशिया। वो लोगों को सियासत से तरह दूर रखना चाहते थे और वो मुसलमानों की प्रॉस्पेरिटी, उनकी खुशहाली के लिए काम करना चाह रहे थे, उनको रिफॉर्म कर रहे थे, उनको कह रहे थे आओ वापस अपने मज़हब की तरफ आओ। टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट रेट एंड अ ग्रैंड दारुल उलूम for providing education to various arts and sciences and promoting virtuous viscosity among the students। तो जी उन्होंने एक ग्रैंड दारुल उलूम बरेलविया बनाया ताकि मुख्तलिफ साइंसेस को प्रमोट किया जाए और वैरायटी जो है वर्टोसिटी ऑफ डिफरेंट आर्ट्स ये स्टूडेंट सीख सकें। टू इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशल वर्डिक्ट, फतवा दारुल फतवा बनाया जी उन्होंने, जहाँ पर ऑफिशियल फतवे दिए जाते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग द गाइडेंस रिगार्डिंग इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एंड अदर रिलेटिव इशूज़, इस्लामिक कवानीन जिससे आज गोरा बहुत डरता है पॉलिटिकल इस्लाम। अब मजबूरी है ना जी, इस्लाम एक पॉलिटिकल मज़हब है और पॉलिटिक्स के बग़ैर इस्लाम नहीं है। अगर होगा जुदा मज़हब सियासत से तो रह जाएगी चंगेज़ी। हमारे जितने मुसलमान ममालिक हैं उनकी सियासत में मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने पॉलिटिक्स को और इस्लाम को बहुत अलग-अलग कर दिया है। पॉलिटिक्स और इस्लाम में एक इंडिविजुअल मज़हब है ही नहीं, ये एक कलेक्टिव मज़हब है, कलेक्टिव दीन है। और इसका सोशल सिस्टम भी अपना है, इसका पॉलिटिकल सिस्टम भी अपना है, इसका जुडिशल सिस्टम भी अपना है, इसके तमाम सिस्टम्स अपने हैं। और मतलब अब घोड़ों को आप मतलब लायंस को आप सब्जियों पर लगाएंगे तो वो पेटों का भर जाएगा, लेकिन उनकी एपेटाइट हमेशा रहेगी। सिमिलरली आप मुसलमानों को ये जमहूरियत और ये वो जो हैं उन पे लगाएंगे तो मसला तो होगा। चलें, नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जी ये रिफॉर्म्स जो हैं, इनके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर जो हम अभी पढ़ेंगे, जिससे जो पाकिस्तान के बनने और मुस्लिम लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल है। बाय द वे, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना, ये लॉर्ड कर्जन के ज़माने में हुई, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और अगर हम लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सर्च करें तो लॉर्ड कर्जन जो है ये 1900s के अंदर ये वॉइसरॉय बने। और इनके अंडर द बेल्ट सिर्फ ये नहीं आता, लॉर्ड कर्जन ही जो है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 जो 1919 ऑनवर्ड्स
जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे जी, अल्लाह भला करे, बरतानिया के, यूके के, द ग्रेट ब्रिटेन के। और इन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया की सारी कैंपेन में बड़ा हेल्प किया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की क्या कैंपेन थी, उन्होंने हिंदुस्तान को एज अ लॉन्चिंग ग्राउंड की तरह यूज़ किया। अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ कबीलों को अपने जसूस भेज के, लोकल इंडियंस को यूज़ करके उनके अंदर अपने उनकी लॉयल्टीज़ को ख़रीदा। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के अंदर जो लोग थे उनकी लॉयल्टीज़ को ख़रीदा। और हमने देखेंगे हम बाद में कि बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद जब जूस उधर जाएंगे तो वही लॉयलिस्ट जो थे जिनको 1900s के अंदर लॉर्ड कर्जन ने ख़रीदा था जब ये हिंदुस्तान के अंदर थे, उन्होंने बाद में वेलकम भी किया यहूदियों को। और फिर उन्होंने यहूदियों के साथ मिलकर बरतानिया के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ी और उसके बाद यहूदियों ने उनको भी मारा। सो ये ज़माना चल गया गज़ब की चाल। क्वेटा शूरा बनाने वाले भी लॉर्ड कर्जन थे। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ प्रोविंस का ये नाम रखने वाले भी लॉर्ड कर्जन थे। और इंडियन सोल्जर्स का जो कमीशन होता है, जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर जो कमीशन लेते हैं, उसकी पहली शक्ल बनाने वाले भी लॉर्ड कर्जन थे। और ऑटोमन्स को इंडिया में बैठ के, इंडिया के अंदर से सारा प्लान करके ऑटोमन एम्पायर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के तोड़ने वाले भी लॉर्ड कर्जन थे। ये लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा दिखा ही देता हूँ। चलें, कौन सा कोई मसला, एक सेकंड, लेट मी, इस पर हम वापस आते हैं। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं, सॉरी, मैं ये जो सब कुछ कह रहा हूँ आपको, लॉर्ड कर्जन सॉरी मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। हाँ जी, ये लॉर्ड कर्जन आ गए। इनको हम खोलते हैं, हमें यहाँ से खोल लेते हैं, विकीपीडिया खोल लेते हैं। सबसे ज़्यादा इजी तो में विकीपीडिया ही है। तो या देखें जी, लॉर्ड कर्जन जो है ये 1999 से जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या कुछ किया। ये चांसलर भी रहे जी ऑक्सफोर्ड के ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वाज इलेक्टेड। और ये सारी जो कहानियाँ हैं इनकी, ये मतलब ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इसको हम पटिशन बंगाल के लिए सिर्फ नहीं लेंगे, मैं इनकी आपको दिखाना चाहता हूँ। अर्ली पॉलिटिकल लाइफ को छोड़ दें, नीचे आ जाएँ। सो हाँ, here you go, 85 से 1906 तक लॉर्ड कर्जन को हम नीचे लेके आते थोड़ा सा और, या here we go, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसका नाम इनॉग्रेट अ न्यू प्रोविंस कॉल्ड, ये भी लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है जी। उसके बाद उनको ऑर्डर ऑफ स्टार, ये एक सीक्रेट ग्रैंड मास्टर, ये देखें वॉइस रॉय एक्स, ये सारे जो इल्यूमिनाटियाँ आपने आज इल्यूमिनाटीज़ का नाम सुना हुआ है, उसके भी ये मेंबर थे। उनके एक ऑर्डर के, ये ऑर्डर ऑफ, ये देख लें, ये आ गया, ये क्वीन विक्टोरिया का एक ऑर्डर है, या तो नाइट्स गार्ड है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे वो क्वेटा शूरा ग्रेट गेम के अंदर, ये पर्शियन गल्फ़ के अंदर उन्होंने बंदे भेजे अपने इस एरिया के अंदर, ट्रेड इन पर्शिया, मेकिंग एग्रीमेंट्स विद शेख ट्राइब लीडर्स ऑफ पर्शियन गल्फ़। और उसके बाद कुवैत के अंदर एंग्लो कुवैत एग्रीमेंट ऑफ 89। अब बाय द वे ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, ये उस वक़्त जब ये कर रहा है, उस वक़्त वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा है। तो अरब के अंदर गल्फ़ प्रेजेंस के अंदर ये देखें, अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश यूरोपियन पावर्स, यहाँ से अगर पढ़ना शुरू करें, उन्होंने इंडिया में बैठ के, यहाँ पर जब वो लॉर्ड कर्जन जब वो लॉर्ड थे, उन्हें इंडिया में बैठ के बहुत सी चीज़ें उधर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने जसूस भेजे। आगे आ जाएँ तो तिब्बत एरिया के अंदर भी लॉर्ड कर्जन ने ट्रुप्स भेजी अपनी। आउटलुक उन्होंने ताजमहल, ये रेस्टोरेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी किया, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हमारा टॉपिक है अभी। और लॉर्ड कर्जन या ही वाज, उन्होंने यहाँ पर पहले ही सारे जो हैं बीच तो बो दिए थे। ठीक है, जहाँ पर अब इंडियन आर्मी के अंदर आ जाएँ तो यहाँ पर उन्होंने ही फाउंडेड द इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स, ये जो जिसके तहत हमारे आर्मी ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी आज भी जो कमीशन लेती है, कमीशन ऑफिसर्स, कमांड इन चीफ इंडिया, इन्होंने ये सारी चीज़ें अंडर द बेल्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन आती हैं जी। ही रिटर्न टू ब्रिटेन, और या हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैसे। तो दैट्स प्रीटी मच इट जो मैं आपको बताना चाहता था, मैं बता दिया।
कि ये अगर आप देखेंगे आगे इसको रिसर्च और करेंगे तो क्वेटा शूरा का भी इन्होंने हिस्सा और अफ़गानिस्तान की सारी वॉर। तो बेसिकली इन्होंने ही वॉज नॉट ओनली द लॉर्ड ऑफ, उनका पार्टीशन ऑफ बंगाल ही उनके अंडर द बेल्ट नहीं आता जो हम पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर का टूटना और उधर ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ जो अरब रिवॉल्ट शुरू करना, उसके अंदर भी लॉर्ड कर्जन का एक बहुत बड़ा किरदार है। और उसका भी लॉन्चिंग ग्राउंड जो है उस सारी कैंपेन का, जो रिवॉल्ट उन्होंने ऑटोमन तुर्कियों के ख़िलाफ़ उन्होंने अरब के अंदर, पर्शियन गल्फ़ के अंदर किया, जिसमें अभी मैंने आपको दिखाया भी कि वो जो कुवैत एग्रीमेंट है वो भी, ये सारा ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ जो किया है वो लॉर्ड कर्जन ने किया। और वो बाद में हम वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान देखेंगे कि अरब रिवॉल्ट शुरू होगा और उस्मानी खिलाफत अंदर से वीक होनी शुरू होगी। तो हाँ, उसमें फ़लस्तीनियों के साथ भी, जो फ़लस्तीन के ट्राइब्स हैं उनके अंदर भी इन्होंने, इन साहब ने जी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। तो आगे हम आते हैं जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने क्यों की? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल में बांग्लादेश की तो एक, बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, वो सबसे बड़ा इंडिया का सूबा था, 78.5 मिलियन उधर लोग रहते थे, बहुत डिफ़िकल्ट था मैनेज करना। जो ईस्ट साइड थी वो गरीब थी और वेस्ट साइड जो है वो अमीर थी, क्योंकि सारा ब्यूरोक्रेसी और सारा, क्योंकि देखें जैसे पंजाब का हाल है, पंजाब इतना बड़ा है कि सारी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और ब्यूरोक्रेसी, वो तो ब्यूरोक्रेट ने तो कैपिटल भी होना होता है ना, सारा जो सेंटर है वो लाहौर है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब नेचुरली इसको 4 से 5 हिस्सों में होना चाहिए, ताकि हर इलाके की अपनी ब्यूरोक्रेसी हो। जब हर इलाके की अपनी ब्यूरोक्रेसी होगी, लोकल लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, ब्यूरोक्रेसी यानी कि हुकूमत जो है वो काम भी बहुत जल्दी से कर लेगी। अब एक बंदे ने अब मुल्तान जाना है कि सरकारी मुलाजम ने उधर इतना ट्रैवल करके जाना है, वापस ट्रैवल करके आना है, तो रिसोर्सेज एंड ऑल, तो जैसे उस अभी भी पॉलिटिकल एलीट जो है, पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो सियासी लोग हैं, वो नहीं इसको छोटे सूबों में तकसीम करते। पंजाब को इसलिए तकसीम नहीं करते कि उनकी जो बड़ा एक ही सूबा, चलो पैसे पुसे लगा के जो भी करके एक सूबा तो ख़रीद सकते हैं, अब 4 सूबे कैसे ख़रीदेंगे। उस वक़्त की भी जो ईस्ट था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, वेस्ट बहुत ज़्यादा अमीर था, तो लोगों ने जो है वो उसको कबूल नहीं किया। ईस्ट के पास जो है वो 31 मिलियन लोग थे और वेस्ट के पास तकरीबन ज़्यादा लोग थे। तो लॉर्ड कर्जन प्लान टू स्प्लिट ओडिशा और बिहार एंड जॉइन 15 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल विद असम, ये कनेक्ट करना था उन्होंने। ईस्टर्न प्रोविंसेस हेल्ड अ पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन, मोस्ट ऑफ विच वाज मुस्लिम्स, विच विद इट्स सेंटर एट ढाका। वो ढाका को अगर कैपिटल बना के ईस्ट को अलग करते हैं तो मुसलमान मेजॉरिटी पॉपुलेशन का एक इलाका बन जाता है। वंस द पार्टीशन वाज कंप्लीटेड, कर्जन अपॉइंटेड आउट दैट ही थॉट ऑफ अ न्यू प्रोविंस एज मुस्लिम प्रोविंस। उसको उन्होंने कहा भी कि नया प्रोविंस जो है वो मुसलमान होगा। इस पे हिंदुओं को बहुत गुस्सा आया, वकील शकील और ये वो। मुस्लिम लेड बाय नवाब समीउल्लाह ऑफ ढाका सपोर्टेड द पार्टीशन एंड हिंदूज अपोज्ड इट। स्वदेशी मूवमेंट शिमला के अंदर शुरू होगी, बाइकआउट शुरू हो गया, सॉरी इंडिया के अंदर शुरू होगी, शिमला कह रहा हूँ, बाइकआउट शुरू हो गया। सारे हिंदुओं ने बाइकआउट कर दिया बरतानिया की गुड्स का। वायलेंट भी एहतजाज हुआ, वॉइसरॉय की जान पे हमला भी हुआ, वॉइसरॉय की जान पे हमला हुआ, वॉइसरॉय भाग के अपनी जान बचा के शिमला चला गया, जहाँ पे जो है एक मुस्लिम जो अलीगढ़ का पड़ा हुआ लड़का है वो हाउस उधर केयर टेकर था, जो चांसलर थे मुस्लिम मुल्क थे कि वकारुल मुल्क थे, उन्होंने ख़त लिखा, एक मीटिंग सेट हुई। वॉइसरॉय ने कहा कि मुसलमानों को बेशक बुला लो डेलीगेशन को, 51 सिग्नेटरीज होनी चाहिए, लेकिन वो 1100 के करीब वो सिग्नेचर्स ले गए। एंड हेंस हम आगे देखते हैं तो मुस्लिम लीग वजूद में आई, लेकिन अब आगे हम देखते हैं स्टोरी, देखते हैं कैसे स्टोरी चलती है। द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स रिगार्डिंग पार्टीशन, मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी। ज़ाहिर बात है मुसलमान एक मेजॉरिटी सूबा बन रहा था। इट गेव अ चांस टू मुस्लिम टू बूस्ट बंगाली लिटरेचर एंड लैंग्वेज। बंगाली मुसलमानों को बंगाली ज़ुबान और लिटरेचर को फैलाने का मिल गया, मतलब मौका मिला। ढाका बिकेम द सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स। देखें ना, जितना भी मुस्लिम पाकिस्तान बनने के लिए, हिंदुस्तान से आज़ादी लेने के लिए जितनी भी स्ट्रगल हुई है वो सारी बंगाल में हुई है, बांग्लादेश में हुई है जी। हमारे साइड ऑफ पाकिस्तान के अंदर 37 के अंदर तो पंजाब के अंदर तो सिकंदर हयात खान की यूनिस्ट पार्टी जीती,
यहाँ पर तो इलेक्शंस 37 के भी नहीं जीते, 46 के अंदर जाके 940 के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद जाके सिकंदर हयात खान वगैरह जब सब ने मिल के यूनिफाइड मुस्लिम ये मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गए, तब जाके ये पार्ट ऑफ इंडिया बीच में शामिल हुआ, या जिसको हम आज का मॉडर्न पाकिस्तान कहते हैं। वरना जितनी भी जान और माल से जिहाद किया पाकिस्तान को कव आउट करने के लिए, मुसीबतें सही और स्ट्रगल की, वो सारी बंगालियों ने की। कितनी अजीब बात है, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए स्ट्रगल की उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी इनहेरिट नहीं किया, और जिन लोगों ने एज सच एंड में आके मतलब आफ्टर 1940 उस शिप को ज्वाइन किया, उन्होंने तो हाईजैक कर लिया नाम भी, यानी कि हम लोग जो हैं। कितनी अजीब फनी सी बात है। चलो, मैनी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन सच एज कोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स वर सिचुएटेड इन ढाका विच गेव अपॉर्चुनिटी टू द मुस्लिम्स टू अवेल देम एंड ईजीली विदाउट इन्फ्लुएंसेस ऑफ हिंदू। सिमिलरली अगर पंजाब के भी वो टोटे करके नए सूबे बनाएंगे तो भी अदालतें होंगी, लोगों को पेशियों के लिए दूर दराज इलाकों से लाहौर हाई कोर्ट नहीं आना पड़ेगा उनके लिए, पैसे का यानी कि चीप भी होगा जस्टिस और प्रवेल भी होगा। अच्छा जी, रिएक्शन ऑफ हिंदूज़ क्या था? हिंदूज वेरी अनहैप्पी ऑफ द पार्टीशन। उनको बहुत गुस्सा आया कि एक हिंदू मेजॉरिटी रीजन को आपने काट के उसमें से एक मुसलमान मेजॉरिटी रीजन क्यों कार्व आउट कर लिया। द हिंदूज बिलीव दैट इट इज़ अ कंस्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू रिड्यूस हिंदू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकली इन बंगाल। राइटफुली सो, कि उनका लॉजिक तो ठीक था। हिंदू लॉयर्स रिएक्टेड दैट देयर प्रैक्टिसेस एंड ऑफिसेज कुड बी अफेक्टेड ड्यू द पार्टीशन। जारी बात है, प्रैक्टिस की वजह से उनको अब दो अलग-अलग सूबों में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोर्ट्स भी अलग-अलग हो जाएंगी, तो उसका मसला होगा। हिंदू प्रेस ऑफ ढाका वाज आल्सो अगेंस्ट द पार्टीशन बिकॉज देयर मोनोपोली एंड पॉलिसी कुड बी अफेक्टेड ड्यू टू द पॉपुलेशन चेंजेस। सो दे ऑल्सो रिएक्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन। उन्होंने भी पार्टीशन के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रेस ने भी रौला डाला, क्योंकि उनकी भी मोनोपोली ख़राब होती थी। अब दो सूबे होंगे तो दूसरे सूबे में नया अखबार बंगाली ज़ुबान में या उर्दू या मुस्लिम अखबार आ जाएगा उनके मुकाबले में। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, दे बायकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड ऑफिस। हिंदूज also raised national slogans like Banda Matram, which was also insulting for Muslims. They also raised sabotage movements in order to damage British official affairs. उन्होंने जो हर मुमकिन कोशिश की और उन्होंने इसको बरतानिया का बायकॉट किया। इसी सारे असना में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक चांस मिला और चांस को अवेल करते हुए 35 लोग गैदर हुए ताकि हम मतलब वॉइसरॉय को मिलने जाए। शिमला डेपुटेशन was a gathering of 35 prominent Indian Muslims, 35 prominent Indian Muslims led by Sir Agha Khan III at the Shimla deputation was a gathering of 35 prominent Indian Muslim leaders led by Sir Agha Khan III at Viceregal Lounge in Shimla in October 1906. The deputation aimed to convince Lord Minto, the then Viceroy of India, to grant Muslims greater representation in politics. ये सर आगा खां की अंडर द उनकी सरबराही, सर आगा खां बाय द वे ये सुन्नी मुसलमानों में से नहीं है, ये आगा खानी है ख़त्म नबूवत वालों के लिए जस्ट एक प्रॉम्स। अच्छा जी, उन्होंने जी मिंटो को ये 35 लोगों की डेलीगेशन गई सियासी रिप्रेजेंटेशन मांगने के लिए। द डेपुटेशन टुक एडवांटेज ऑफ द लिबरल वैल्यूज़ ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड मिंटो एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जॉन मॉर्ले। अब देखें इस वक्त देखें ये हिंदुस्तान की जो सियासत है इसका डायरेक्टली जो इस पे असर है वो बरतानिया की सियासत का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बरतानिया के अंदर एक लेबर पार्टी के लोग लेबर पार्टी जीत के पावर में है और लेबर पार्टी लिबरल वैल्यूज़ वाली है। तो मिंटो जो पॉइंट है वो लेबर पार्टी ने किया हुआ है। तो लेबर पार्टी का पॉइंट ही मिंटो को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो लिबरल वैल्यूज़ हैं उनकी, इन लोगों ने रीच आउट किया अपने वॉइसरॉय को कि आप भी लेबर पार्टी के लोग जीत के आए हुए हैं, वो भी तो गरीब लोगों की रिप्रेजेंटेशन है ना, वो जो कंजर्वेटिव्स हैं वो तगड़े लोग हैं। द डेपुटेशन ऑल्सो लेड डायरेक्टली टू द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया Muslim League in December that year
as the leaders of Shimla deputation had taken time to draft the Constitution of Muslim League to present in All India Muslim League Conference. ये All India Muslim League Conference में जाएंगे सारे, हम अभी अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे कि मुस्लिम लीग का वजूद कैसे आया, और ये अपने उसके अंदर वो ये देखें ना क्यों अलीगढ़ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल इंडिया और मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को शुरू करने वाले भी सर सैयद खान की अलीगढ़ कॉलेज ही है, उनकी मूवमेंट ही है, जहाँ पर पूरे इंडिया के मुसलमान आके उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते थे। तो ये जो डेपुटेशन है इसने वेरी इजीली जब ये इनसे राजीनामा लिया वाइसरॉय साहब से, इन्होंने एक ड्राफ्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन और उसको जाके प्रेजेंट कर दी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये हम आगे देखेंगे। अब hearing Morley's speech, Muhammad Ismail Khan, a member of the Legislative Council of the United Provinces, as well as the other noble people within the politics, wrote to Mohsen al-Mulk, successor of Sayyid Khan, suggesting an effort to increase Muslim representation in the local council. Mohsen al-Mulk formed a committee to possibly meet the new viceroy and asked the principal of Aligarh Muslim University, Waqarul Mohsen W.A.J. Archbold, who was in Shimla at the time, to pass the committee's request for the meeting on to the viceroy. The viceroy agreed, and Sayyid Hassan Bilgrami drafted the deputation's address with help of Mohsen al-Mulk. The address was signed by more than 1182 people and was sent to viceroy on September 6, the month before the deputation itself. Historian Peter Hardley argues that the deputation knew that Lord Minto would be somewhat receptive to their request, or at least that he would not be openly hostile towards them. He argued that this influenced the demands that they made towards him. जो मैंने आपको सारी पहले स्टोरी सुनाई कि मोहसिन मुल्क को पता लगा कि उनको मुखबरी होगी कि भाईजान वाइसरॉय जो है शिमला के अंदर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की एच बोहोल्ड को जो कि शिमला में था कि कमेटी से उनके साथ ताल्लुकात थे, वो जो प्रिंसिपल बाय आस्किंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर जो थे, उनकी बात तो सुननी थी। उन्होंने 1182 लोगों का सिग्नेचर लिया और डेपुटेशन के साथ वाइसरॉय को मिलने के पहुंच गए। जो पीटर हार्डले है वो आर्ग्यू करता है कि हिस्टोरियन है, वो आर्ग्यू करता है कि डेपुटेशन को ये पता था, सारी कमेटी को जो लोग गए थे उनको ये पता था कि लिबरल वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ के बारे में लॉर्ड मिंटो के, और उसको उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट किया और अपनी डिमांड्स मना ली। एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and in all other ways affecting the status and influence should be commensurate not merely with the numerical strength but also with the political importance। ये नीचे किताब का नाम हवाला आ गया, इसको पढ़ लीजिएगा। They also argued that Muslims are distinct community with additional interests which they are not shared by other communities and these have not been adequately represented। ये उन्होंने कहा कि वो मुसलमान एक वो टू नेशन थ्योरी, इनको एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया जा रहा जो मुसलमानों की नीड्स हैं। ये भी किताब का हवाला नीचे आ गया। आफ्टर मैथ क्या था शिमला डेलीगेशन का जी, शिमला डेपुटेशन का। शिमला डेपुटेशन मैनेज टू कन्विंस द लॉर्ड मिंटो टू क्रिएट अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स विद इन इंडियन पॉलिटिक्स। द इंडियन काउंसिल Act of 1909 known as Morley-Minto और Minto-Morley रिफॉर्म्स, 2009 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के तहत उनको अच्छा बाय द वे मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स के तहत सिर्फ मुसलमानों को इजाज़त नहीं मिली थी कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें, बाकी सबको मिली और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां वजूद में आई। हम आगे इलेक्शंस में आगे देखेंगे। विद इन दी politically achieved Muslims politically active Muslims themselves, the Shimla deputation led to the creation of All India Muslim League in December 1906. The historiography of Shimla deputation is referred to by some such as Hussain as landmark within Muslim history in India, as it was the first time Muslims had raised their demand against Hindus on the constitutional level towards British। ये नीचे रेफरेंस आ रहा है जी, कहाँ से हमने लिया हुसैन कहते हैं कि ये जो शिमला डेपुटेशन है ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है
और लैंडमार्क पोजीशन रखती है मुसलमानों की, इंडिया हिंदुस्तानियों की हिस्ट्री के अंदर। पहली दफ़ा उन्होंने अपनी डिमांड्स हिंदुओं के ख़िलाफ़ गोरों के सामने रखी। Scholarly consensus used to be that the Shimla deputation was something engaged by British as a way to turn Muslims and Hindus against each other. However, the research of Vasti attempt to show that the deputation had its origins within the Muslim political leaders, and that the British had nothing to do with the address to Lord Minto and organizing the deputation। ये भी क्लियर है कि ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये डिवाइड एंड रूल के तहत ये बनाई गई, लेकिन वास्ती की जो रिसर्च है हमें ये बता दो, रिसर्च नीचे उसका सारा हवाला आ रहा है, सैयद रज़ी वास्ती, उन्होंने जर्नल में जो अपना रिसर्च पेपर छापा उसकी पूरी नीचे डिटेल्ड है कि उसके अंदर हमें सबूत ही नहीं मिलता कि ब्रिटिश का कोई हाथ था बनाने के लिए मुस्लिम लीग। हम अगले अभी थकावट की वजह से मुझे आई अंडरस्टैंड कि कोई वीडियो के अंदर कुछ जर्क्स भी हैं, उनको इग्नोर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम अगली अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे मुस्लिम लीग का वजूद किस तरह में आया, और हम फिर उसको एंड करेंगे जाके खिलाफत मूवमेंट पे। अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई कहानी हो, कोई बात हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बस पूछ लीजिएगा, या क्लासरूम पर डायरेक्टली पूछ लेगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच। नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें। जज़ाकल्लाह खैर। सी यू नेक्स्ट टाइम। आकिफ खोखर साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम।